हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हम कंसेप्चुअली और इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने वाले हैं टी.एस. इलियट की मास्टरपीस द वेस्टलैंड को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। दोस्तों, द वेस्टलैंड को 20th सेंचुरी का एपिक पोएम माना जाता है जिसको मोस्ट वाइडली ट्रांसलेटेड एंड रीड किया जा चुका है। Friends, before moving to discuss the poem in detail, we should have knowledge about the very title of the poem, The Wasteland. Friends, आपने ये तो सुना होगा कि जब कोई आपसे कहता है कि you are wasting your time, तो बस इस wasting वर्ड को आपने दिमाग में रखना है और इसको लेके ही आपने वेस्टलैंड को देखना है और समझना है कि टी.एस. इलियट इस वेस्टलैंड में क्या कहने जा रहा है। अगर हम इसके टाइटल द वेस्टलैंड की बात करें तो इसमें वेस्ट जिस तरह के हमने कहा कि वेस्ट जो है जब कोई चीज फायदे की नहीं हो, इस्तेमाल की नहीं हो, गार्बेज हो, पलूट हो, डर्ट हो, जिससे आपको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा हो, तो इसको हम वेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी वेस्ट और टी.एस. इलियट ने डर्ट के लिए, गार्बेज के लिए, डर्ट के लिए, गार्बेज के लिए एंड देन पॉल्यूट के लिए यूज किया है। एंड देन लैंड हम टेरिटरी को कहते हैं, लैंड को कहते हैं, लेकिन यहां पर लैंड मीन्स सोसाइटी। और कौन सी सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि इस पोएम में टी.एस. इलियट ने मॉडर्न सोसाइटी को वेस्ट कहा है, बेरन कहा है, पॉल्यूट कहा है, डर्ट भी कहा है कि मॉडर्न सोसाइटी के लोग क्राइम्स और सीन्स कमिट करके डर्ट और कीचड़ में फंस चुके हैं और वो पॉल्यूट हो चुके हैं। दोस्तों, ये पोएम अक्टूबर 1922 को यूके में पब्लिश हो गई थी एंड देन नवंबर 1922 को यूएस में पब्लिश हो गई थी। ये पोएम द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट ने अपने कोलीग और फ्रेंड एजरा पाउंड को डेडिकेट की थी और उसके बारे में टी.एस. इलियट ने कहा था मेगलियर फेब्रेको, यानी कि द बेटर क्राफ्टमैन। इसलिए उनको क्राफ्टमैन कहा गया है क्योंकि एजरा पाउंड ने द वेस्टलैंड में बहुत ज्यादा कट्स की थी। इसको कंप्रेस किया गया था। ये तकरीबन 1000 लाइन की पोएम थी जिसको कंप्रेस करके, कट करके, सजेशन दे के उनको 433 लाइन्स का पोएम बना दिया गया था। दोस्तों, इस पोएम की ओरिजिनल टाइटल ही डो द पोलिस इन डिफरेंट वॉइसेस थी, लेकिन बाद में टी.एस. इलियट ने इसको द वेस्टलैंड में चेंज किया। यह टाइटल चार्ल्स डिकन्स की नावल और नेचुरल फ्रेंड से लिया गया था। इसके अलावा इस टाइटल की रेफरेंस सोफोकल्स की ड्रामा ओडिपस रेक्स की तरफ भी है, जो कि ग्रीक राइटर है। ओडिपस रेक्स प्ले में प्रोटोगोनिस्ट ओडिपस एक सीवियर क्राइम और सीन कमिट करता है और अपनी माँ के साथ शादी करता है और अपनी वालिद को कत्ल कर देता है। और इसी तरह प्रोफेसीज उनको बताते हैं कि जब तक उनको उस लैंड से, उसकी कंट्री से, उसकी किंगडम से ना निकाला जाए तब तक उसकी लैंड डर्ट होगी, पलोड होगी उसकी सीन की वजह से। यानी कि ये सोसाइटी तब प्यूरिफाई होगी, तब क्लीन होगी जब ओडिपस रेक्स को वहां से निकाला जाए। Now friends, if you talk about the representation of the Westland that we think are represented in the Westland, then the first thing is the hollowness. द वेस्टलैंड में मॉडर्न मैन की हलोनेस को शो किया गया है कि किस तरह मॉडर्न मैन के सोल्स हलो हो चुके हैं, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी खत्म हो चुकी है, इसके अंदर मोरल डिग्रेडेशन आ चुकी है, यानी कि वैल्यूज की कोई केयर नहीं है, एक दूसरे की कोई केयर नहीं है, एलियनेशन आ चुकी है। एंड देन स्पिरिचुअल बेरनेस के लोगों का मजहब से ईमान उठ चुका है, मींस दैट देयर इज लैक ऑफ फेथ ऑन रिलीजन ऑफ द मॉडर्न वेस्टलैंडर्स। एंड देन नो जेन्युइन रिलेशनशिप्स, कि मॉडर्न सोसाइटी के लोगों के बीच कोई जेन्युइन लव रिलेशनशिप नहीं है। सब सेक्सुअल परवर्जन में इंडल्ज हो चुके हैं, सेक्सुअलिटी में इंडल्ज हो चुके हैं। मॉडर्न सोसाइटी सेक्सुअलिटी के अंदर बिजी है। एंड देन होपलेसनेस है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि टी.एस. इलियट ने ये पोएम उस वक्त लिखी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम था और लोगों के अंदर होपलेसनेस आ चुकी थी, मोरल डिग्रेडेशन थी, कियास थी, डिस्ट्रक्शन था, डिके था। और टी.एस. इलियट ने बाकी वार पोएट्स की तरह वार के इन ही डिस्ट्रक्शन, कियास, डिके, मोरल डिग्रेडेशन, स्पिरिचुअल बेरनेस को इस पोएम में इंक्लूड किया है, शो किया है, प्रेजेंट किया है। दोस्तों, इस पोएम को 20th सेंचुरी का हाईली कम्प्लेक्स पोएम माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें
इतने सारे लैंग्वेजेस की रेफरेंसेस दी गई है, इतने सारे लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। लैटिन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, इटालियन है, जर्मन है, संस्कृत है। संस्कृत में शांति शांति वर्ड जो इस पोएम के लास्ट में है, वहां पर इसका इस्तेमाल हो गया। जर्मन जो क्रिटिक्स है, राइटर्स है, इटालियन क्रिटिक्स राइटर्स, इंग्लिश और ग्रीक राइटर्स जिस तरह के सोफोकल्स की हमने बात की, इनसे रेफरेंसेस लिए गए हैं, उनके वर्क को शामिल किया गया है। तो इसी वजह से इस पोएम को हाईली कॉम्प्लेक्स पोएम माना जाता है, जिसको समझना आसान नहीं है। और क्रिटिक्स ने ऑब्जेक्शन भी इस पर इसलिए किया है। लेकिन टी.एस. इलियट ने जो कुछ भी पढ़ा था, जितने भी लिटरेचर्स पढ़े थे, जितने वर्क पढ़े थे, उन सबको इस पोएम का अंदर इंक्लूड किया है। Now friends, if we talk about the structure of the poem, then we already have discussed that the poem is composed of 433 lines and in the form of free verse. The poem is also divided in 5 parts. The first one is the burial of the dead. The second one is the game of chess, which is consist of 96 lines. The burial of the dead consists of 76 lines. And then the fire sermon 193 लाइन्स पर मुश्तमिल है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इस पोएम का। और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट डेथ बाय वाटर है इस पोएम की, जो कि 4th पार्ट है। इसकी 5th पार्ट व्हाट द थंडर सेड, जो कि 133 लाइन्स पर कंप्राइज है। और इस पार्ट में टी.एस. इलियट ने सॉल्यूशन बताया है मॉडर्न वेस्टलैंडर्स को, हमको मॉडर्न सोसाइटी को, कि किस तरह आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, किस तरह आप रिपेंट कर सकते हो, किस तरह आप रिलीजन को अपना के हैप्पीनेस, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी गेन कर सकते हो, किस तरह आप रिलीजन के अम्ब्रेला के नीचे आते हुए, उसके शेडो के नीचे आते हुए ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। इन बाकी पार्ट्स में उन्होंने इन चीज़ों को बयान किया है कि किस तरह वेस्टलैंडर्स इन चीज़ों में, हॉलोनेस में, मोरल डिग्रेडेशन में, स्पिरिचुअल बैरननेस में इंडल्ज है, एक रिलेशनशिप में इंडल्ज है। तो इन 4 पार्ट्स में उन्होंने ये चीज़ें बताई है मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की। और लास्ट पार्ट में उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। और आखिर में उन्होंने शांति शांति वर्ड्स का यूज किया है, जो के संस्कृत से लिए गए हैं, जिसको हम इन पार्ट्स को एक एक करके सेपरेटली डिस्कस करते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं इनके पार्ट्स को तरतीब से याद करने के लिए आपको एक आसान सा फार्मूला बताओ, जिससे आप यूज करके इन पार्ट्स को आसानी से रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो। So please you note it on the notebook. The formula is that after burning the dead, they came home and played a game of chess. And then after that, they came to know about a fire and they rushed to sprinkle water on the fire. But instead of extinguishing, the fire became thunder. So by this formula आप इन सारे पार्ट्स को अच्छी तरह याद कर सकते हो। And then if we come to the character list of the Westland, then we have multiple characters in the Westland. The first one is Tiresias. दोस्तों, टाइरेसियस, जिस तरह के मैंने ओडिपस रेक्स की बात की, ओडिपस रेक्स ड्रामे के अंदर टाइरेसियस एक ब्लाइंड सीर था, जो कि लोगों को प्रोफेसी देता था, उनके फ्यूचर बताता था। तो इसी पोएम में भी इसकी करेक्टर का जिक्र मिलता है। एंड देन मैडम सोसोस्ट्रिस, मैडम सोसोस्ट्रिस फॉर्च्यून टेलर है, जो कि पूरे यूरोप की सबसे इंटेलिजेंट वुमेन है, जो कार्ड दिखा के लोगों को उनकी किस्मत बताती है। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट करेक्टर, द रिच लेडी नेम्ड बेलाडोना। बेलाडोना ने अपने रोम को डेकोरेटेड किया है, और वो मॉडर्न मैन की डेकोरेटेड स्टेच्यूर को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हम आगे डिटेल में अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देन वी हैव फिलोमेला, जो कि एक मिथिकल करेक्टर है, जिसके साथ बादशाह ने रेप करते हुए इसकी जबान काट दी थी, ताकि वो उस स्टोरी के बारे में किसी को कुछ ना बताए। लेकिन बाद में उसने कपड़े के ऊपर सिलाई करते हुए उस स्टोरी को लिखा था, और इसकी बहन यानी कि बादशाह की वाइफ को ये स्टोरी बता दी थी, और फिर वो नाइटिंगेल में चेंज हो गई थी। एंड देन वी हैव मिस्टर यूजिनाइड्स, जो कि मर्चेंट है, और ये मॉडर्न सोसाइटी की बिजनेस कॉमर्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ये पोएम उस वक्त लिखी गई थी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इंसान को इमलेस बनाया था, उसको रेस्टलेस बनाया था, बिजी हो चुका था, इंसान अपनी जिंदगी का मकसद बोल चुका था, वो सुबह अपने ऑफिस जाके रात को वापस आ जाता था। तो इसी कैरेक्टर के थ्रू टी.एस. इलियट ने मॉडर्न सोसाइटी की, मॉडर्न वेस्टलैंडर्स की बिजनेस इंक्लाइनेशन को शो किया है। एंड देन वी हैव
Philebus character, and the seventh is a typist, and the fourth और the ninth one is a Stetson, जो कि टायरेसियस का फ्रेंड है और वो लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा है, जिसको हम इसके पोएम्स के सेक्शन या पार्ट्स को पढ़ते हुए अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे इन सारे कैरेक्टर्स हो। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ द पोएम, कि कौन से थीम है इस पोएम के, तो द फर्स्ट वन इज डेथ। डेथ हैज बीन प्रेजेंटेड समथिंग डिजायरेबल, के मॉडर्न मैन इन चीजों से तंग आ चुके हैं, कियास से, डिस्ट्रक्शन से, डिके से, जो कि वार के बाद आ गई थी, और वो डेथ की ख्वाहिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि डेथ ही इन सब चीजों की वाहिद रिजल्ट है, वाहिद कंक्लूजन है, वाहिद छुटकारा है जिसे हम लिबरेट कर सकते हैं। एंड देन रिबर्थ, कि मॉडर्न सोसाइटी में रिबर्थ की कोई केयर नहीं है, उसकी विलिंग नहीं है मॉडर्न सोसाइटी की कि वो रिबर्थ करे, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, वो रिजनरेशन को शो करे। एंड देन लव, लव उसका मेन थीम है कि मॉडर्न सोसाइटी के लव फेक हो चुके हैं, नो जेन्युइन रिलेशनशिप उसके अंदर है। लस्ट है, सेक्सुअलिटी को शो किया गया है, सेक्सुअल परवर्जन को शो किया गया है कि मॉडर्न सोसाइटी के लोग सेक्सुअल परवर्जन में इंडल्ज है, वो लस्ट के पीछे भागते हैं। एंड देन एलियनेशन, के मोरल वैल्यूज की कोई कदर नहीं है, लोग एक दूसरे के एलियन बन चुके हैं, अजनबी बन चुके हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते, केयरलेस बन चुके हैं। मॉडर्न सोसाइटी के लोग सब बिजी हो चुके हैं अपने ऑफिस वर्क्स में। एंड देन इमलेसनेस, के मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जिंदगी बेमानी हो चुकी है, बेमकसद हो चुकी है, उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही बन चुका है। एंड देन वी हैव हिस्ट्री एंड डिस्ट्रक्शन, के वार के नतीजे में जो डिस्ट्रक्शन हो गई थी, कियास आ गया था, अफरा तफरी फैल गई थी, डीके आ गई थी, उनको शो किया गया है। एंड देन नथिंगनेस, के मॉडर्न सोसाइटी की नजर में कुछ भी नहीं है अब इस वेस्टलैंड के अंदर, जहां पर किसी चीज का फायदा नहीं है, सब कुछ पलोड है, डर्ड है, गार्बेज में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर टी.एस. इलियट ने इसको रिप्रेजेंट किया है, ये इसकी मेन थीम्स है। इस पोएम के अंदर टी.एस. इलियट ने मॉडर्न वेस्टलैंडर्स, मॉडर्न मैन को एक्सपोज किया है कि किस तरह वो रेस्टलेसनेस का शिकार हो चुके हैं, किस तरह उसकी जिंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई रियलिटी नहीं है, उनकी जिंदगी विदाउट एनी पर्पस, एम और मीनिंग गुजर रही है। सो फ्रेंड, दैट वाज ऑल अबाउट द वेस्टलैंड। फ्रेंड्स, इसके 5 पार्ट्स को मैं सेपरेटेड वीडियोस में कवर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इनको कवर करना मुश्किल है, क्योंकि ये पोएम 433 लाइंस का है। तो इसको मैं कंसेप्चुअली आसान लैंग्वेज में एक एक करके अलग अलग वीडियोस इनके ऊपर बनाऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।